नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। भारत में आज कोरोना के 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं। कल यानी रविवार के मुकाबले आज कोरोना के 27,000 कम केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में 430 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2,43,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बता दें कि रविवार को देश में कोरोना के कुल 3,33,533 मामले सामने आए थे। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 22 लाख से ज्यादा हो गई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से नबोड़ा की तरफ जा रही स्विफ्ट कार नागार्जुन के पास 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। 2 लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है, जबकि 2 घायलों के उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार स्वामी चौड़ा निवासी 26 वर्षीय गिरीश सिंह देर शाम द्वाराहाट से 4 अन्य लोगों को अपनी कार से नोबाड़ा जा रहे थे। नागार्जुन के पास कार 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलने पर आसफ पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। चालक गिरीश की मौके पर ही मौत हो गई। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्रीनाथ धाम, जहां होती है भक्तों की मनोकामना पूरी। जी हां, बात कर रहे हैं उसी बैंकुट धाम की, जहां के कपाट 20 नवंबर से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। हालांकि बद्री धाम में भारतीय सेना से लेकर पुलिस प्रशासन की टीमें और देवस्थानम बोर्ड के कुछ कर्मचारी और साथ में कुछ साधु महात्मा भी इस वक्त बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण वहां का तापमान माइनस के पार पहुंच चुका है। बद्रीनाथ में 2 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई देखी जा सकती है, जिस कारण नारायण धाम इस वक्त काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा बर्फ तो नीलकंठ पर्वत पर देखने को मिलती है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने चाई गांव और थेंग गांव में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिस मेडिकल कैंप में सभी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करवाया गया है। आपको बता दें कि इस मेडिकल कैंप में स्थानीय ग्रामीण काफी बढ़ चढ़ के पहुंचे और अपना इलाज करवाया। गांव में इस प्रकार का मेडिकल कैंप का आयोजन होने से स्थानीय ग्रामीणों ने आईटीबीपी के जवानों और डॉक्टरों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मेडिकल कैंप का गांव में लगना अति आवश्यक है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में कहीं पर भी पशु संबंधित डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण यहां के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस सभी ग्रामीण इलाकों में बीमार व्यक्तियों से लेकर पशुओं के लिए भी हर बार मेडिकल कैंप का आयोजन करती रहती है। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार के पर्यवेक्षण में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान चंदी घाट चौक के पास से आ रहे मारुति स्विफ्ट कार को चेक करने पर कार में सवार 2 व्यक्ति, एक अरुण चौहान और रविंद्र कुमार को 2,43,000 नगद धनराशि के साथ पाया। धनराशि के संबंध में आरोपियों के पास से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एफएसटी टीम को बुलाकर दोनों व्यक्तियों और धनराशि को आवश्यक कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया गया। हरिद्वार में पुलिस कई लोगों की सुरक्षा में लगे सरकारी गनर वापस ले सकती है। साधु संतों और अन्य नेताओं को मुहैया कराए गए गनर पर पुलिस ने रिव्यू रिपोर्ट भेज दी है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चुनावों में ड्यूटी के लिए व्यापक पुलिस फोर्स की जरूरत है, ऐसे में गैर जरूरी गनर ले लिया। हालांकि वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। गनर्स को रिव्यू किया गया है। इनका जो सिक्योरिटी परसेप्शन और सिक्योरिटी थ्रेट है, इसको हमने रिव्यू किया हुआ है और इसको मुख्यालय भेजा हुआ है और उसकी अनुमति के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद अब रानीपुर विधानसभा में बगावत के सुर दिखने लगे। जहां रानीपुर विधानसभा के प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान के कैंप कार्यालय पर खुशी का माहौल, तो वहीं दूसरी ओर लगातार कांग्रेस पार्टी से विधायक पद के लिए दावेदारी कर रहे महेश प्रताप राणा के समर्थकों में भारी रोष है। लगातार दावेदारी कर रहे महेश प्रताप राणा के समर्थकों ने कैंप कार्यालय पर रोष प्रकट करते हुए होर्डिंग्स को ढक दिया। टिकट न मिलने से नाराज हैं महेश प्रताप राणा के समर्थक।
उत्तराखंड में 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण ऊंची चोटियों के साथ साथ निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त सभी तीर्थ स्थल से लेकर के पर्यटक स्थल बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि निचले इलाकों में हल्की हिमपात हो रही है इस वक्त, जिस कारण निचले इलाकों का जनजीवन पर काफी असर पड़ चुका है। बड़ी बात तो यह है कि बद्रीनाथ के साथ साथ हनुमान चट्टी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण हनुमान चट्टी में भी तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। बता दें कि हनुमान चट्टी हिंदुओं का आस्था का केंद्र माना जाता है। बद्रीनाथ जाने से पहले हनुमान चट्टी में सबसे पहले तीर्थयात्री भगवान हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। जोशीमठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जोगीधारा नामक जगह है, जिस जोगीधारा में पहाड़ों से निकलता है झरने के रूप में जबरदस्त पानी। जिस झरने को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक हर जगह पर एक बार जरूर आते हैं और इस झरने का दीदार करते हैं। आपको बता दें कि जोगीधारा पर्यटकों की पहली पसंद मानी जाती है। जो भी पर्यटक बद्रीनाथ और फूलों की घाटी और श्री हेमकुंड साहिब भविष्य बद्री साथ में औली पहुंचते हैं, लेकिन सबसे पहले इस झरने का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के लिए काफी अच्छी सुविधाएं भी अंतिम नगरपालिका जोशीमठ के द्वारा की गई हैं। बड़ी बात तो यह है कि जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो उस वक्त इस झरने के पास हजारों की तादाद में पर्यटक इस जगह पर देखे जाते हैं। जोशीमठ को देवनगरी के नाम से जाना जाता है। उसी जोशीमठ देवनगरी की अगर हम बात करना चाहें तो जोशीमठ देवनगरी में तमाम पर्यटक स्थल से लेकर के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे पर्यटक स्थल की बात करने जा रहे हैं जिस पर्यटक स्थल का नाम जोगीधारा है, जिस जोगीधारा में आए दिन देशी एवं विदेशी पर्यटक खूब संख्या में दिखाई देते हैं। सुंदर प्राकृतिक झरना पर्यटकों की पहली पसंद वहां पर मानी जाती है। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगरियाल के साथ नवीन सिंह के। जोशीमठ नगर से चाईगांव की ओर जा रहा एक वाहन जीरो बैंड फरकिया पानी के निकट दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से 60 मीटर नीचे खाई में जाकर गिरा। आपको बता दें कि जिसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि जोशीमठ के सूतरवर्ती के चाई गांव में रहने वाले 47 वर्षीय दिगंबर सिंह जोशीमठ से अपने निवास स्थान चाई गांव के लिए अपनी मारुति कार से जा रहे थे। अचानक फरकिया पानी के निकट वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से 60 मीटर नीचे जा गिरा। दुर्घटना में वाहन चला रहे दिगंबर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कलिया के रहमतपुर गांव के निर्वर्तमान ग्राम प्रधान पदम सिंह और एक अन्य ग्रामीण ने गांव के एक पूर्व प्रधान हाजी शहीद हुसैन और उनके परिजनों पर ग्राम समाज की श्रेणी 6 सड़क की भूमि पर अवैध रूप से कब्जाने का आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में एक अपील दायर कर ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में स्थानीय राजस्व विभाग को आदेशित करते हुए कहा था कि 30 दिसंबर में से उक्त भूमि की पैमाइश कर कब्जा मुक्त कराकर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन राजस्व विभाग की टीम उन्हें लगातार गुमराह कर रही है। जब उन्होंने एसडीएम रुड़की से गुहार लगाई तो उन्होंने दोबारा एक टीम गठित कर उक्त ग्राम समाज की भूमि की पैमाइश करने के आदेश दिए। खसरा नंबर 203 के सामने उसकी पैमाइश करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और मौसम खराब होने की वजह से अभी कार्य नहीं हो। अगर 1 घंटे में मौसम खुल जाता है आज करेंगे, नहीं तो फिर उसको कल करेंगे। ये क्या पूरा मामला क्या है? अभी मेरी पूरा जानकारी में नहीं है, मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ। अभी मुझे पता चला, कागज देख करके और पैमाइश करके तभी आपको अवगत करा। नहीं, आपकी पैमाइश करने तो 3 है, कोई उसकी पैमाइश होनी है। जमीन है सरकारी, जो पानी ग्राम सभा का आता है, पूरा गंदा पानी आता है, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था। लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए स्थानीय प्रशासन हमारी को ना तो सूचना दी जा रही, बिना नोटिस के, बिना पुलिस बल के और बिना वीडियोग्राफी के पैमाइश करे जा रही। बार बार हमारा अनुरोध किया जा रहा है। हमारे याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार जी थे, उनकी तरफ से माननीय एसडीएम कोर्ट में भी आवेदन पत्र लगाया गया, उस पर भी अनदेखी करते हुए हमारा प्रशासन पूर्व सूचना के नहीं आता और 5 मिनट में आगे खड़ा होकर सूचना कह देता कि हम आगे जी, आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ नरेंद्र जी, आ जाओ और ये कार्य करा लो। और जबकि इसमें माननीय हमारे एसडीएम महोदय की न्यायालय से भी यही आदेश हुआ कि वीडियोग्राफी पुलिस बल की उपस्थिति में ये पैमाइश कराई जावे और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो।
लक्सर में टिकट फाइनल होते ही बीजेपी में असंतोष के सुर उठने लगे हैं। आज पार्टी के पूर्व दर्जाधारी मंत्री श्यामवीर सैनी ने लक्सर में टिकट आवंटन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लक्सर में प्रत्याशी बदले जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो लक्सर सीट इस बार भाजपा के हाथ से निकलनी तय है। अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा नेतृत्व ने आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष मदन कौशिक जी के 51वें दिन टिकट के बाद यहां टिकट बदला था, और हमारे जब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने इतने लंबे काल से चुनाव लड़ने के बाद भी अनुशासन का दिया है। मैं अनुशासन का समर्पित सिपाही हूं, अनुशासित सिपाही हूं संगठन का। मैं संगठन की बात को मानूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा नेतृत्व इस पर विचार करेगा। रामनगर विधानसभा से बसपा ने हेमचंद्र भट्ट को मैदान में उतारा। हेमचंद्र भट्ट ने बसपा सुप्रीमो मायावती का आभार व्यक्त किया। हेमचंद्र भट्ट का कहना है कि रामनगर विधानसभा का रोडवेज का अभी तक निर्माण नहीं हुआ। बस अड्डे का निर्माण करना, नजूल भूमि को नियमितीकरण करना, 24 वन गांवों को नियमितीकरण करना, बाढ़ पीड़ित की मदद, मालघन स्टेडियम, मालघन डिग्री कॉलेज, अध्यापकों की कमी को दूर करना, मालघन कंपनी लगाना, लोगों को रोजगार देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो रामनगर की मूलभूत समस्याएं हैं, ज्वलन समस्याएं, हॉस्पिटल की सुविधा सुदृढ़ करना और यहाँ के रोडवेज का निर्माण शीघ्र कराना, जो 20 सालों में 4 बार उसका उद्घाटन हो गया, उसको तुरंत काम शुरू कराना। और यहाँ की नजुल भूमि मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ पर वर्ग 4 वर्ग 3 में बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाना। वन ग्रामों में 24 वन ग्रामों की लड़ाई में लड़ूंगा और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सेवा करने के लिए। और मालधन के अंदर जो आज ज़रूरत है, स्टेडियम की ज़रूरत है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज में तमाम टीचर नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराना और वहाँ की जो ज़मीनें हैं उनको रेगुलाइज कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ के बेरोजगारी को रोज़गार से जोड़ना, इंडस्ट्री लगाना, मालधन जैसी जगह में इंडस्ट्री लगाकर उसको रोज़गार से जोड़ना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन और कुशल निर्देशन और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के कुशल मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ तस्करों की रोकथाम और बरामदगी हेतु अति पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और एसडीओपी नहर सिंह रावत के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर टीम को अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जो थाना सायकाल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर वैज्ञानिक और तकनीकी माध्यम से अवैध मादक पदार्थ तस्करों की सायकला पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक से 3 व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर आने वाले हैं, जिस पर थाना सोपतकला पुलिस टीम द्वारा लोहारिया जोड़ सायकला पर मुखबिर द्वारा बताए अनुसार उक्त ट्रक आता दिखा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 836 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा की जब्ती की है। और ये गांजा एक अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है इसकी तस्करी की जा रही थी। और ये गांजा आपके विशाखापट्टनम से आया था और ये इसकी खेप आगर होते हुए और ये संभवतः जो आगामी इलेक्शन पंजाब में है वहाँ तक सप्लाई की जाने की इनकी योजना थी। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने ग्राम दुभार सिंह पहुंचकर अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत विपिरिया में 43 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र CHO रेजिडेंस का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान हमारे स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टेट हेड लतीफ अहमद सिद्दीकी ने खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SC राय से बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट को। अनूपपुर जिले के CHO SC राय साहब हैं। हम जानना की कोशिश करेंगे कि अनूपपुर जिले में लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक विकास कार्य लगातार चल रहा है, तो सर जो अनूपपुर जिले में लगातार आज कई जगहों पे भूमि पूजन होना है अस्पताल को लेकर के, तो किस तरह की क्या तैयारियां हैं?
देखिए, ये जानकारी भी मिली है कि हमारे 3 नए सब सेंटर सेलेक्ट हो गए हैं। एक धुरवासीन, सोन मोहरी और पिपरिया, जहाँ पे CHO रहेंगे, निवास करके रहेंगे, जो 24 घंटे किसी भी गर्भवती जब माता शुरू होती है तो पहले दिन से जैसे होता है कि गर्भ धारण हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी जांच पड़ताल, इलाज, डिलीवरी तक की उनकी जिम्मेदारी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे ज़िले के लिए कि 186 सब सेंटर थे, जिनमें 3 की नई बिल्डिंग सैंक्शन हो गई, 170 की बिल्डिंग बनी हुई है। तो गर्भवती माताओं के लिए, हमारे जो परिवार है गांव में रहता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा मंत्री जी द्वारा दिलाई गई है, जिसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा है कि भविष्य में ऐसी योजनाएं आएँ जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा हम अपने ज़िले के वासियों को दे सकें। सर, जिस तरह से यहाँ पे भूमि पूजन आज हुआ है, कितने बेड का यहाँ पे अस्पताल बनाया जाएगा? इसमें बेड, जो एक PSC बनती है वो 6 बेड की रहती है, CSC 30 बेड का 100 बिस्तर का अस्पताल रहता है। इसमें कम से कम हम 4 बेड रखेंगे, जिसमें जनरल मरीजों का, CHO का, कम्युनिटी मेडिकल हेल्थ ऑफिसर एज ए डॉक्टर वो बाकी बुखार, खांसी, सर्दी बीमारियों का भी इलाज करती हैं। OPD भी चलेगी और डिलीवरी की भी चीज़ें रहेगी। सर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखल में एक ऐसा अस्पताल आपका वहाँ पे बना है, लेकिन वो अस्पताल हमेशा आए दिन बंद रहता है। वहाँ पे कोई आपका कोई ड्यूटी पे कोई डॉक्टर नहीं होते, ना कोई नर्स होती है, तो उसको लेके एक समस्या बनी हुई है। अगर उस स्थिति यहाँ भी अगर होती तो क्या होगा फिर? देखिए, ऐसी समस्या तो नहीं है कि देखल के 2 कर्मचारी थे, जिनको एक मेरे द्वारा सस्पेंड किया गया था, उस पर कार्रवाई हुई है। उसके बाद से लगातार लोग आ रहे हैं। अगर फिर भी अगर बंद है तो मैं जांच करके कार्रवाई कर, और अगर कमी होगी तो मैं और पदस्थापना कर दूंगा वहाँ पर। सर, आखिरी में जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या तैयारी अनूपपुर जिले में है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रभारी मंत्री, हमारे मंत्री बिसाहू लाल जी द्वारा, कलेक्टर, SP, CO, सारे लोग हर हफ्ते लगभग महीने में बैठक लेके जानकारी ले रहे हैं। हमारी तैयारी ये है कि लगभग हम 1100 के आसपास हम रोज़ टेस्ट कराएं। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अनूपपुर से नीचे 12 ज़िले हैं जिनकी टेस्ट संख्या कम दी गई, फिर भी हम 1100 टेस्ट करते हैं। वैक्सीनेशन में हम 90% से ऊपर कर लिए हैं, और जो भी मरीज हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कॉल सेंटर बना हुआ है जिला अस्पताल में, ADM साहब की निगरानी में। उनकी रोज़ सुबह शाम बात करके ली जाती है। जिनकी टेस्ट संख्या कम दी गई, फिर भी हम 1100 टेस्ट करते हैं। वैक्सीनेशन में हम 90% से ऊपर कर लिए हैं, और जो भी मरीज हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कॉल सेंटर बना हुआ है जिला अस्पताल में, ADM साहब की निगरानी में। उनकी रोज़ सुबह शाम बात करके ली जाती है हालचाल, उनको घर दवा दी जा रही है। बस अच्छी बात यही है अभी शासन के सारे तैयारियों के बाद कि कोई मरीज मेरे यहाँ भर्ती नहीं हो रहा है। हो सकता है ये तीसरी लहर वैक्सीनेशन से और लोगों की जागरूकता से, शासन के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे हम सफलतापूर्वक निकल पाएंगे। सर, आखिरी में एक सवाल और कि टेस्टिंग को लेकर काफ़ी देरी होती है। जिस तरह से पहले हम देखते थे सेकंड लहर में 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती थी, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है काफ़ी देर आ रही है, वजह क्या है? जी, ये बीच में कुछ दिन प्रॉब्लम हुई थी, चूँकि शहडोल ज़िला में ही टेस्ट होता था और उमरिया और शहडोल, अनूपपुर सबका टारगेट बढ़ा तो समय ज़्यादा लग रहा था। उस लैब के सारे लोग इन्फेक्टिव हो गए थे, तो उन लोगों को नया रखना पड़ा कि हम टेस्ट करा सकें। अभी हमने लेट होने की वजह से जो प्राइवेट लैब शासन द्वारा निर्धारित है उसको मैं प्रतिदिन देना शुरू कर दिया हूँ टेस्ट के लिए। हमको 24 घंटे में 1 हफ्ते से रिपोर्ट मिलेगी रेगुलरली। जिनका भी काम हो सब आ जाओ यहाँ पर। ये थे हमारे साथ ऐसी राय जी जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से तीसरी लहर को क्या तैयारियां चल रही है। नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने ग्राम धुरवासिन और ग्राम सानमोहरी में अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया, जिसकी सीधा फायदा वहां के लोगों को मिलेगा। साथ हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड लतीफ अहमद सिद्दीकी ने मंत्री बिसाहूलाल सिंह से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। धुरवासिन ग्राम पंचायत पहुंचा हूँ। यहाँ पे अनूपपुर जिले के जन्मदाता, वर्तमान विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज जो अनूपपुर में विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, तो क्या किस तरह से विकास किया जा रहा है। सर, आपके द्वारा अनूपपुर जिले को जन्मदाता का माना जाता है और आपके द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। जब भी आप वहाँ भोपाल से आते हैं तो कोई ना कोई नई विकास की योजनाएं लेके आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए हैं
और उन्हीं की योजना के तहत आज गरीबों को राशन मिल रहा है, आवास के लिए घर मिल रही है, नल जल योजना का विस्तार हो रहा है। आज अनूपपुर में जगह जगह अस्पताल स्वीकृत करा के उसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये सरकार तो सर्वोच्च विकास के लिए काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अनूपपुर जिला प्रदेश में एक आदर्श जिला के नाम पर पहचाना जाएगा। बालाघाट जिले के उत्तर उत्पादन वन मंडल के लामता औद्योगिक बांसानगर में रविवार की शाम लगभग 4 बजे डिपो में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों ने एक तेंदुए का शव को बेहोशी की हालत में देखा और अपने अधिकारियों को जानकारी दी। सूचना पाते ही उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी पडवार अपने टीम को लेकर बांसानगर पहुंचे और कान्हा नेशनल पार्क की रेस्क्यू टीम को सारी जानकारी दी, जहां से वाइल्ड लाइफ वेटरनरी डॉक्टर संदीप अग्रवाल अपनी टीम के साथ मौका स्थल पर पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने 18 फरवरी 1933 को जबलपुर जेल में रखा और 22 फरवरी 1933 को मद्रास भेज दिया गया। जेल की जिस बैरक में उन्हें अंग्रेजों ने रखा था, उस बैरक में आज भी मौजूदा वस्तुएं उसी हाल में रखी हुई हैं। नेताजी के हस्ताक्षर वाला जेल रजिस्टर और उनके नाम का वारंट आज भी जबलपुर जेल में सुरक्षित रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में स्थित सुभाष वार्ड को आम जनता को देखने के लिए खोला जा रहा है। इसके लिए जेल के मुख्य द्वार से अलग एक द्वार का निर्माण कराया गया है, जहां से आमजन नेताजी की बैरक को आसानी से देख सकेंगे। नेताजी की बैरक को आम जनता के लिए शनिवार और रविवार के लिए खोला जा रहा है। को विदित है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में रहे हैं और उनके वार्ड को हमने सुभाष वार्ड के रूप में संरक्षित करके रखा गया है। इस वर्ष एक खास बात यह है कि हमने इसको आम जनता के लिए खोल दिया है, जैसे कि बाहरी जनता आकर के और सुभाष वार्ड का और जो सुभाष म्यूजियम के रूप में कुछ प्रतीक चिन्ह रखे हुए हैं उनको देख सके और नेताजी की यादों को स्मृति याद कर सके। खास बात यह है कि इसमें हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यादों में, किस प्रकार से वो रहे, उनका जीवन वृत्तांत क्या रहा, उनका जीवन संघर्ष क्या रहा। तो ये हम शनिवार और इतवार अभी प्रारंभ किया है हमने 10 बजे से 2 बजे के बीच में आम जनता के लिए प्रति शनिवार और प्रति रविवार अब खोल दिया जाएगा और आज के दिन से हमने शुभारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शराब को लेकर जो नई नीति अपनाई गई है, उसके विरोध में आज जबलपुर स्थित गौतम की मीडिया में युवक कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया गया और मांग की गई थी, अगर जल्दी उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो जल्दी उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज देश में ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के संविधानिक पदों में बैठे, उच्च पदों में बैठे आज सलाह दे रहे कि शराब औषधि है। मेरे को तो लगता है कि उच्च पदों में शराब औषधि समझ के सेवन कर रहे हैं, इसलिए देश में गरीब जनता की और आम जनता की कोई गुहार नहीं सुनी जा रही। किस कदर महंगाई बढ़ती जा रही, किस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और इनकी जो नीति ला रहे हैं, घर घर में शराब बेचने के लिए नीतियां ला रहे हैं। आप बताइए, अगर आज गरीब वर्ग के हिसाब से कई परिवारों में चूल्हे नहीं चलते शराब के कारण, क्योंकि बेवड़े लोग अधिकांश स्थिति में रहते हैं। अगर ये खुली छूट दे दी जाएगी तो गरीब जनता का क्या होगा। हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करते हैं और अभी तो हमने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। अब जबलपुर और गढ़ा जैसे बंद का निर्णय बहुत जल्दी युवक कांग्रेस के माध्यम से लिया जाएगा और कांग्रेस के माध्यम से लिया जाएगा। सेवा दल कांग्रेस प्रवक्ता और बालाघाट लांजी विधायक हिना कावरे पहुंची शोकाकुल परिवार के बीच। वहां उन्होंने मृतक जौहरी कुशवाहा के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं शोकाकुल परिवार के बीच पहुंची विधायक हिना का चांदी का मुकुट पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यहां बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के 55 वर्षीय चाचा जौहरी प्रसाद कुशवाहा निवासी भरौली हाल सीतानगर का बीमारी के चलते 7 जनवरी को असमय देहांत हो गया था। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि कांग्रेस संगठन विस्तार कर रही है। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ रही है और संगठन में महिलाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। आज चूँकि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं मान सिंह कुशवाहा जी, उनके चाचा जी का निधन हो गया था और मैं इस इलाके में आई थी, तो निश्चित रूप से चूँकि ये मेरा ही परिवार है और अगर कोई दुख का समय होता है तो हम लोग सब साथ होते हैं, तो उसी दौरान मैं यहाँ आई हूँ और आते वक्त काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई। इस तरफ का
सब लोगों से बातचीत हुई है और आने वाले समय में क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी इन विषयों पर संगठन को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं अलग अलग लोगों से सुनकर और जा रहे हैं हम लोग यहाँ से और उस पर काम करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। जिले के करंजिया विकासखंड के गांव बिठेलदे में लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से ढिंढोरी माध्यम सिंचाई परियोजना के नाम से बिठेलदे गांव में सिवनी नदी में बनने वाला बांध का क्षेत्र के लगभग 11 गांवों के डूब प्रभावित परिवार और किसान पिछले 10 वर्षों से विरोध कर रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में शासन प्रशासन द्वारा निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए डूब प्रभावित गाँव के लोगों को विस्थापन और मुआवजा देकर खाली कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आक्रोशित होकर लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों को क्षेत्र विधायक के सड़क मार्ग से ढिंढोरी जाते समय रूसा गांव में सड़क जाम कर विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की और बांध को निरस्त करने की मांग की। और हमारा ये मांग है कि जो सरकार के द्वारा चूरे छुपे मुआवजा के लिए फर्जी तरीके से दस्तखत करवा के ले जा रहे हैं और जो व्यक्ति खत्म हो गए उनका भी फर्जी दस्तखत करके ले गए और किसान बहुत आक्रोशित है। बिठेलदा बांध निरस्त होना चाहिए। देखिए, जो हमारे ग्रामीण जन हैं अपने जीवन यापन की जो मूल साधन है खेती, उसके लिए चिंतित हैं और स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति हो। पर जहां तक बांधों के निर्माण में जो मेरा अनुभव है, मैंने जो देखा है, जैसे गुजरात में जो बांध बना, मध्य प्रदेश के धार जिले के लगभग धार और बड़वानी के लाखों की तादाद में इसी तरह से हम लोगों ने उस समय गए थे, हम तो मुलाकात किए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार चाहे किसी के भी हो, सरकार को जनता के बीच में, क्योंकि अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे तो वास्तविकता कैसे सामने आएगा। तो इसमें लोगों की जो मांग है, जनता के बीच में संवाद होना चाहिए। कोई भी विकास हो उसमें सभी लोग से चर्चा करके सभी लोगों के हित का ध्यान रख करके कदम उठाना चाहिए। ये हमेशा कोशिश रहता है। प्रधानाचार्य ने 18 साल से नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया था, जिसको लेकर विपिन कुमार भटक रहा है। बता दें कि उन्होंने कई जिले के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिखाए, लेकिन सबने इसको फर्जी बताया। वहीं विपिन ने कई बार सपा और बसपा भाजपा के विधायकों से भी शिकायत की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अब सवाल ये उठता है कि कब तक वो ऐसे ही भटकते रहेंगे और आखिर कब कोई अधिकारी उनकी समस्या का हल करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।